हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह सामाजिक मुद्दे का है। इसमें अभी तक हमने 2 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह इसका तीसरा टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित में पहला टॉपिक आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूसरी वर्षगांठ पर कई पहलों की शुरुआत की है। शुरू की गई पहली आती है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए IKS MIC कार्यक्रम की शुरुआत। यह भारतीय ज्ञान प्रणाली और प्रभाग और शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य से भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से प्रेरित एवं विकसित उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय नवाचार मिशन और उद्यमिता नीति, इसका उद्देश्य स्कूलों में विचार और समाधान तथा नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इग्नू के साथ स्किल इंडिया भागीदारी, इसे मंत्री कौशल विकास योजना के तहत 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम उपलब्ध कराने और स्किल हब की स्थापना के लिए आरंभ किया गया है। विज्ञान और गणित हेतु 750 वर्चुअल लैब्स और 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप भावी कौशल योग्यता को विकसित किया गया है। और निष्ठा कार्यक्रम स्कूलों प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल की तथा प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा का शुरुआत की गई है, जिसकी उद्देश्य आंगनवाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा शिक्षकों का एक प्रारंभिक कैडर तैयार करना है। स्कूलों में 75 भारतीय खेलों का शुभारंभ किया गया और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण तैयार किया गया। यह इसके मुख्य लक्ष्य है। इससे संबंधित ये पहले गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई हैं और ये इसकी दूसरी वर्षगांठ इस बार मनाई गई है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, यह क्या है? इसके विनिर्देश विद्यालयों और कॉलेजों के लिए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेजर फॉर्मूला 5+3+3+4 वाला था, जो अलग अलग स्तर पर जो शिक्षा प्रोवाइड कराने की बात करता है। अब इसमें जो इसके अंतर्गत जो पहले स्टार्ट की गई हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहले तो हमने अभी देखी कि जो उसमें दूसरी वर्षगांठ मनाई गई, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट की क्या पहले चल रही हैं। और ये 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गठित हुआ था, तब उस टाइम पे इससे अभी तक जो पहले स्टार्ट हुई है उनके बारे में पढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में यह ECCE का संचालन निपुण भारत और विद्या प्रवेश परीक्षा सुधार और कला एकीकृत शिक्षा खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र आदि जैसी अभिनय शिक्षण पहलों को अपनाया जा रहा है। और मल्टी मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं दीक्षा, स्वयं प्रभा, आभासी लैब और अन्य ऑनलाइन संसाधन पोर्टल द्वारा नेत्रहीनों के लिए सांकेतिक भाषा एवं ऑडियो प्रारूपों सहित कई भारतीय भाषाओं की अध्ययन सामग्री प्रदान की जा रही है। और उच्चतर शिक्षा में बहुविषयकता के संदर्भ में डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म को एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की सुविधा को शुरू किया गया है। इससे अब छात्रों के लिए उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार अध्ययन करने का संभव बनाया जा सकेगा। और नवाचार और स्टार्टअप के संदर्भ में नवाचार और स्टार्टअप के साथ संरेखित नवाचार उपलब्धियों पर संसाधनों का अटल रैंकिंग को वर्ष 2021 में अनुसंधान इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स की संस्कृति के निर्माण हेतु आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में इसका जो स्ट्रक्चर था उसको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में स्थापित किया गया था, फिर 1992 में इसमें संशोधन किया गया, फिर यह जो 2020 में आई है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक जीवंत और ज्ञान संपन्न समाज में परिवर्तित करना है, साथ ही ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करना है। यह एक पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों के आधार पर तैयार किया जाता है और इस नीति को सतत विकास एजेंडा 2030 के अनुरूप विकसित किया गया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नागरिकों से सुझाव लेने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार किया गया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह शिक्षण और कौशल संस्थानों में कार्यबल कौशल प्रशिक्षण, पुनर्कौशल, कौशल उन्नयन, प्रमाणन तथा मूल्यांकन के लिए एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है।
इसका विकास NCRF को UGC, AICTE, NCVET, NIOS, CBSE, NCERT आदि के सदस्यों के साथ मिलकर सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसका लक्ष्य NCRF स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करने का प्रयास करता है ताकि उनके बीच लचीलापन, गतिशीलता सुनिश्चित हो सके। और यह कई दिशा निर्देशों पर कार्य करता है जिनका पालन क्रेडिट सिस्टम को अपनाने हेतु स्कूलों, कॉलेजों तथा विद्यालयों द्वारा किया जाएगा। इसकी प्रमुख विशेषताओं में NCRF के तहत शिक्षार्थी न केवल कक्षा में की गई पढ़ाई से क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं बल्कि सह पाठ्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा, पहले से सीखे ज्ञान की मान्यता आदि से क्रेडिट हासिल कर पाएंगे। तथा इस योग्यता में जो क्रेडिट फ्रेमवर्क होगा उसमें निम्नलिखित योग्यता ढांचे को शामिल किया गया है, जिसमें उच्चतर शिक्षा अर्थात राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढांचा। दूसरा आता है व्यवसायिक और कौशल शिक्षा अर्थात राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा। तीसरा आता है स्कूली शिक्षा अर्थात राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा योग्यता। इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके लिए शुभारंभ किया गया। हिंदी और अंग्रेजी के पाठ्यक्रम और क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर औपनिवेशिक काल से काफ़ी वाद विवाद चलते रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो आंग्ल पाश्च विवाद चला था, जो पाश्चविदों ने शिक्षा के माध्यम से संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा की वकालत की थी। वहीं दूसरी ओर आंग्लवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी शिक्षा देने की वकालत की थी। अंततः अंग्रेजी को ही मुख्य भाषा के रूप में ऐसा चुना गया। साथ ही इसे आंग्लवादियों और ईसाई धर्मोपदेशकों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। फिर सेकंड नंबर पे आता है मैकाले का में विवरण के आधार पर 1835 में निर्णय लिया गया था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसमें शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदर का सिद्धांत का सुझाव दिया गया। इस सिद्धांत के तहत निर्धारित किया गया था कि समाज के कुछ लोगों को शिक्षित किया जाएगा और बाद में समाज के अन्य लोगों को शिक्षित करेंगे। फिर 1854 में आता है वुड डिस्पैच आयोग। वुड डिस्पैच आयोग ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद क्या क्या विकास किए गए? स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम 1948-49 में राधाकृष्णन समिति की एक पहली रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट में शिक्षा आयोग के रूप में इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि व्यवहारिक रूप से जितनी जल्दी संभव हो उच्चतर शिक्षा के लिए अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को माध्यम के रूप में चुना जाना चाहिए। इस क्रम में दूसरा नाम राजभाषा आयोग 1956 आता है, जो इस संघ के सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को धीरे धीरे बढ़ाने की सिफारिश करता है। बाद में भावनात्मक एकता समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों 1968 और 86 में भी उच्चतर शिक्षा के माध्यम को लेकर चर्चा की गई है। ये इससे संबंधित शिक्षा से संबंधित जो ऐतिहासिक विवरण है उसको दिखाया गया है। और क्षेत्रीय भाषाओं को उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले स्टार्ट की गई थी, जिसमें पहली पहल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किताबों, अकादमिक पत्रिकाओं, वीडियो का अनुवाद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित टूल का लॉन्च किया। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की किताबों के प्रकाशन के लिए प्रकाशन अनुदान प्रदान कर रहा है तथा राष्ट्रीय अनुवाद विभाग मिशन के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से निर्धारित किए गए विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों का 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। ये इससे संबंधित पहले शुरू हुई थी। अब भारत में स्कूली शिक्षा पर रिपोर्ट। स्कूली शिक्षा सुर्खियों में क्यों? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्कूली शिक्षा पर 2 रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट आती है एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली प्लस 2020-21 और दूसरी आती है 2020-21 हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अब सबसे पहले एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2020-21 की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों को देख लेते हैं। इसके तहत कार्य किए गए यह UDISE प्लस को प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी स्कूलों से जानकारी एकत्र करने का कार्य सौंपा गया। इन स्कूलों में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त उपयोग दोनों शामिल हैं।
उसका उपयोग UDISE+ द्वारा एकत्र की गई जानकारी का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन और शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम मूल्यांकन के हेतु किया जाता है। जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया में UDISE+ एक ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म की सहायता से जानकारी एकत्र करता है, जो स्कूल को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के बाद UDISE कोड प्रदान करता है, जो यह कोड राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में कार्य करता है तथा यह स्कूल को डेटा संग्रह और जिले को डेटा वितरण की इकाई के रूप में शामिल किया गया है तथा UDISE+ 2021-22 में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पहली बार महत्वपूर्ण संकेतकों से संबंधित अतिरिक्त डेटा को एकत्र किया गया है। इन संकेतकों में डिजिटल लाइब्रेरी, पीयर लर्निंग, हार्ड स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, स्कूल लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या आदि शामिल होती हैं। इसकी दूसरी रिपोर्ट 2020-21 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट। इसके प्रमुख बिंदु: यह एक माध्यम है जो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान स्कूली शिक्षा की स्थिति के आकलन में मदद करता है। इस रिपोर्ट में मौजूदा कमियों को उजागर करता है तथा इसके अलावा यह आवश्यक उपाय लागू करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्राथमिकता देने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करता है। यह रिपोर्ट 2017 से 18 से अब तक इनकी 3 रिपोर्ट जारी कर चुका है तथा रैंकिंग के बजाय PGI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेड स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। संकेतकों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: आउटकम या परिणाम के आधार पर और गवर्नेंस और प्रबंधन के आधार पर। रिपोर्ट्स के मुख्य बिंदु में किसी भी राज्य में उच्चतम स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा 2017 और 2018-19 के दौरान कोई भी राज्य टॉप 2 लेवल तक नहीं पहुंच पाया है और 2020-21 में 7 राज्य लेवल 2 तक पहुंचने में सफल रहे। किसी भी राज्य में 2020-21 में लेवल 7 से नीचे प्रदर्शन नहीं किया गया है और राज्यों द्वारा अधिकतम और न्यूनतम अंकों के बीच 39% का विचलन रहा है। अब देखते हैं प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का शुभारंभ किया है। इसकी प्रारंभिक या बुनियादी चरण में 0 से 3 वर्ष की आयु तक मुख्य रूप से घर पर और 3 से 8 वर्ष की आयु तक संस्थागत परिवेश में शामिल किया गया, जिसमें 3 से 8 वर्ष की आयु को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: 3 से 6 वर्ष तक की आयु और 6 से 8 वर्ष तक की आयु। 3 से 6 वर्ष तक की आयु आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल में बाल्यावस्था के दौरान शिक्षा कार्यक्रम और 6 से 8 वर्ष की आयु तक में स्कूल के शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम कक्षा 1 से और 2 से जुड़ना है। प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विकास NCP का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित 4 NCFs का विकास किया जाएगा। यह बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करेगा तथा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करेगा। शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इन 4 भागों में इसको विभाजित किया जाएगा। भारत में प्रारंभिक या बुनियादी शिक्षा के लिए की गई पहला आता है फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। दूसरा आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके तहत वर्ष 2025 तक सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करने का सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। तीसरा आता है समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल या निपुण भारत मिशन। यह मिशन राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। अब आता है एकीकृत फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहली बार एकीकृत पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत यह स्कूली शिक्षा में 5+3+4 वर्षीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पुनर्गठन में पहला चरण है। यह रूपरेखा 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा को कवर करती है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव हेतु सहयोग करना है और इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। यह बदलाव शिक्षण शास्त्र सहित पाठ्यक्रम में सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से किया गया है। यह रूपरेखा नर्सरी और कक्षा 2 के बीच पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूलों, प्री स्कूलों और आंगनवाड़ियों द्वारा अपनाई गई सभी शिक्षण विधियों का आधार होगी, जिसका कवरेज पाठ्यक्रम लक्ष्यों, भाषा शिक्षा एवं साक्षरता के दृष्टिकोण, घर आधारित शिक्षा, शिक्षण शैलियों और मूल्यांकन के तरीकों जैसे अनेक विषयों को शामिल किया गया है।
प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की मुख्य विशेषता है, जिसमें पहली आती है मातृभाषा को महत्व। 8 वर्ष तक की आयु छात्रों को केवल उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कम आयु में एक नई भाषा को व्यवहार में लाने से सीखने की पूरी प्रक्रिया बिगड़ जाती है। दूसरा आता है बच्चों पर कम बोझ। बच्चों पर कम बोझ 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं होनी चाहिए। इसके बदले राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम के लक्ष्यों एवं शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक सरल वर्कशीट की सिफारिश की गई है। शिक्षा के लिए पंचकोश प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत इस अवधारणा को बच्चों की शिक्षा के लिए अपनाया गया है तथा पंचकोश का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। इसके में सम्मिलित है शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, भावनात्मक एवं मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास। यह 5 तरीके की शिक्षा के बारे में बात करता है, जिसको पंचकोश का नाम दिया गया है। अन्य में आता है नैतिकता का घटक, खेल के जरिए सीखना, लैंगिक संतुलन, रूढ़िवादी होने से बचना, सीखने के लिए बेहतर परिवेश आदि आता है। अब पढ़ते हैं फाउंडेशन लर्निंग स्टडीज़ के बारे में। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी का सबसे पहले तो महत्व देख लेते हैं। इसका महत्व साक्षरता के संबंध में आर्थिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है प्रभावी साक्षरता कौशल शिक्षा और रोजगार के लिए अधिक अवसर पैदा करती है। साक्षरता लोगों को सशक्त बनाती है, इससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। पर्याप्त साक्षरता कौशल से युक्त बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखती है। यह आपसी समझ और देखभाल के उच्च स्तर की ओर ले जाती है। इससे अंततः मजबूत सामुदायिक भावना प्रेरित होती है। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी सुर्खियों में क्यों? हाल ही में फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 की शीर्षक रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इससे संबंधित तथ्य में राष्ट्रीय फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 अपनी तरह का एक विशिष्ट और एकमात्र का अध्ययन है, जिसका उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में बेंचमार्क प्राप्त करना है। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी का तात्पर्य बच्चों में कक्षा 3 के अंत तक के बुनियादी पाठ पढ़ने और समझने और गणित के बुनियादी सवालों को हल करने की क्षमता के विकास से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और फाउंडेशन लर्निंग स्टडी के बीच तुलना। इसकी तुलना में कक्षा और पद्धति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS यह कक्षा 3, 5 और 8, 10 में छात्रों के लर्निंग परिणामों का मूल्यांकन करता है। इसकी पद्धति मॉक आधारित होती है और इसे प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। आधारभूत शिक्षण अध्ययन के अंतर्गत इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह केवल कक्षा 3 के छात्रों के लिए और इसमें प्रत्येक प्रतिभागी के साथ 1-to-1 इंटरव्यू होता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और आधारभूत शिक्षण अध्ययन दोनों को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जो आधारभूत शिक्षण संस्थान है वह कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लेता है और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थियों को लेता है। जो NAS है वह मॉक आधारित क्वेश्चन को लेता है और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित की जाती है और यह प्रत्येक प्रतिभागी के साथ इंटरव्यू लेता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह सबसे बड़ा अध्ययन भी है। इसके तहत पूरे भारत में 10,000 स्कूलों में कक्षा 3 के लगभग 86,000 बच्चों के लर्निंग स्तर का आकलन किया गया है। एकमात्र ऐसा अध्ययन है जो 20 अलग अलग भाषाओं में किया जाता है। बुनियादी साक्षरता कौशल के मापदंडों में शामिल है: पहला कि भाषा को सुनकर समझने की क्षमता, भाषा को पढ़कर समझने की क्षमता, तीसरा लिखे हुए पाठ को समझने के लिए उसे प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ने की क्षमता आदि। बुनियादी संख्या कौशल के मापदंडों की संख्याओं की तुलना करना तथा बुनियादी गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग करना इत्यादि शामिल होते हैं। छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला आता है सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ज्ञान एवं कौशल की कमी वाले छात्र, दूसरा आता है सीमित ज्ञान एवं कौशल वाले छात्र, तीसरा आता है पर्याप्त ज्ञान और कौशल वाले छात्र, चौथा बेहतर ज्ञान एवं कौशल वाले छात्र आते हैं। निपुण भारत मिशन के बारे में। यहाँ निपुण का पूरा नाम समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल है। निपुण भारत मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत आरंभ की गई है। इस मिशन का विजन
देश के सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करना है, ताकि 2026-27 तक देश में प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान आवश्यक लर्निंग क्षमता हासिल कर सके। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इसमें 3 से 9 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। इसकी कार्यान्वयन रणनीति 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र को स्थापित करती है, जिसमें पहला आता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और स्कूल स्तर पर कार्य करेगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021। हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 को रिपोर्ट जारी की गई है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के बारे में यह 3 वर्ष में एक बार होता है और इसमें कक्षा 3, 5, 8, 10 के बच्चों की अधिकतम या लर्निंग क्षमता का व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्थिति का आकलन करना होता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण छात्रों से संबंधित मानकीकृत सर्वेक्षण का प्रबंध करके प्रणाली स्तरीय फीडबैक प्रदान करती है। सूचना संग्रह में इसके जरिए स्कूली परिवेश, शिक्षण प्रक्रिया, छात्रावास जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जानकारी एकत्र की गई है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण स्कूल आधारित जांच नहीं है। इसे NAS को 2017 से आयोजित किया गया था। यह 2021 के बारे में किन्हें शामिल किया गया है। इसे सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल शामिल है। केवल नमूने के रूप में चयनित विद्यालय इसमें भाग लेते हैं। इसकी विषय वस्तु में शामिल किया गया है कक्षा 3 और 5 के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान, कक्षा 8 के लिए भाषा, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 के लिए भाषा, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी शामिल है। इसका आयोजन करता CBSE इसका संचालन संगठन था तथा NCERT द्वारा इसकी रूपरेखा और उपकरण तैयार किए गए। इसके मुख्य निष्कर्ष के बिंदु में समग्र रूप से यह गणित और भाषा सहित लगभग सभी विषयों में स्कूली छात्रों की अधिगम स्तर में गिरावट आई है तथा उन्हें एक बड़ी कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। राज्य भर में पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। लैंगिक आधार पर वर्ष 2017 में सर्वेक्षण की तुलना में इस वर्ष उन राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जहां लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का औसत प्रदर्शन उन्हीं राज्यों या केंद्र संघ शासित राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम रहा है। श्रेणीवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के छात्रों का प्रदर्शन सामान्य वर्ग के छात्रों की तुलना कम रहा है। यह इसके मुख्य निष्कर्ष के बिंदु हैं। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। हाल ही में यूनेस्को ने भारत में संबंध में स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बारे में इसी वर्ष 2022 के रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्य शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों का लाभ उठाने के लिए हितधारकों का मार्गदर्शन करना और भारत में शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रमुख अवसरों एवं चुनौतियों की पहचान करना है। इस रिपोर्ट को यूनेस्को की वार्षिक स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का 4th संस्करण है। इस रिपोर्ट के रूप में मुख्य बात है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की वर्तमान स्थिति। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल प्रसार दर तुलनात्मक रूप से उच्चतम है या वैश्विक औसत का 3.09 गुनी है। ऐसा अनुमान है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार 20.2% और चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए वर्ष 2025 तक 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महिला के बीच में AI कौशल युक्त महिलाओं के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी है तथा भारत में AI से संबंधित वैज्ञानिक प्रदर्शनों में महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 और वर्ष 2018 में भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा पूल था जिसमें 22% महिलाएं हैं। इस रिपोर्ट में कॉम्प्रिहेंसिव एंड पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग सिस्टम और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों को ध्यान केंद्रित किया गया है। इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग सिस्टम इस समस्या का समाधान करता है कि इसके लिए लर्निंग आउटकम का पता लगाते हुए रियल टाइम आधार पर व्यक्तिगत रूप से छात्रों की दक्षता का आकलन किया जा सकता है। यह इसके प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग दिया गया है। तथा यूनेस्को के बारे में यूनेस्को का गठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी से 1945 में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शांति एवं सुरक्षा में योगदान देने के लिए स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। AI में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल।
युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई, इसे इंटेल इंडिया तथा शिक्षा मंत्रालय की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे पूरे भारत में कक्षा 8 से 12 में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों में एआई तकनीकी गहरी समझ विकसित करना तथा युवाओं को मानव केंद्रित डिजाइनर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। यूएसए इंडिया एआई इनिशिएटिव, इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग द्वारा एआई नवाचार को बढ़ावा देना और इसके लिए विचारों एवं अनुभवों को साझा किया जाएगा। अनुसंधान और विकास के नए अवसरों की पहचान की जाएगी। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन, इसे प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मूल अनुसंधान क्षमता विकसित करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होगा। इसके लिए यह अकादमिक उद्योग जगत के साथ मिलकर कार्य करेगा। स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग के रूप में एआई वर्तमान भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। इसमें एआई के लिए युवाओं के लिए भी कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं तथा यूएसए और इंडिया इनिशिएटिव एआई से संबंधित लिया गया है तथा राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन चलाया गया है तथा स्कूलों में भी एआई के विकास की बात की गई है। लर्निंग पॉवर्टी, हाल ही में विश्व बैंक के एक अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत की लर्निंग पॉवर्टी में वृद्धि हुई है। लर्निंग पॉवर्टी से तात्पर्य 10 वर्ष की आयु तक आयु के अनुरूप पाठ को पढ़ने और समझने में असमर्थ होने से। इससे के कारण यह पर्याप्त ध्यान न देकर डिजाइन की गई पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री जैसी अध्ययन सामग्रियाँ। दूसरा आता है पोषण, अस्वास्थ्यकर वातावरण या देखभाल करने वाले द्वारा पोषण की कमी से बच्चों के गंभीर रूप से वंचित रहने की समस्या। तीसरा रटने पर जोर दिए जाने की गलत विधि। चौथा स्कूल प्रबंधन का पर्याप्त निपुण न होना और फिफ्थ शिक्षकों की गुणवत्ता की पर्याप्तता न होना, उसके कारण लर्निंग पॉवर्टी होती है। इससे संबंधित तथ्य में विश्व बैंक के अनुकरणीय डेटा के अनुसार महामारी से पूर्व लगभग 53% बच्चे 10 वर्ष की आयु तक साधारण पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं थे। दुर्भाग्यवश महामारी के दौरान इनकी संख्या बढ़कर 70% तक हो गई। इस शिक्षण तंत्रों के लिए दोहरा आघात कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने और परिणामी आर्थिक संकट के वैश्विक अधिगम जोखिम को बढ़ाया है। साथ ही ये अभूतपूर्व तरीके से शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं तथा पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती पीढ़ियों की तुलना में वर्तमान पीढ़ी को अधिक क्षति होगी, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी की ये बच्चे विशिष्ट वर्षों में पैदा हुए हों और उनकी आयु 5 से 18 वर्षों के बीच है। लर्निंग पॉवर्टी के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम में पहला आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से वर्ष 2025 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत शिक्षा दिलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान करता है। दूसरा आता है निपुण भारत मिशन, बेहतर समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत। तीसरा आता है भारत में कक्षा 3 के छात्रों के लिए नेशनल फाउंडेशन लर्निंग स्टडी की शुरुआत की गई है और यह ग्लोबल प्रोफिशिएंसी फ्रेमवर्क पर आधारित है। फोर्थ नंबर आता है नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक का उद्देश्य लर्निंग आउटकम का ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आता है दीक्षा, इसे भारत में 12 डिजिटल ग्लोब गुड्स में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है। यह प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को QR कोड आधारित पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट आता है वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर, इसमें पाठ्यक्रम आधारित सीखने के परिणामों को शामिल करने वाली सप्ताहवार योजनाएं सम्मिलित हैं, जो स्वयंसेवकों को स्कूल से जोड़ने के लिए विद्यांजलि 2.0 पहल तथा एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण के लिए निष्ठा पहल की शुरू की गई है। टीच एट द राइट लेवल, इसके अंतर्गत बच्चों को सीखने की ज़रूरत के आधार पर शैक्षणिक समूह में विभाजित किया जाता है। ये लर्निंग पॉवर्टी से संबंधित भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में पहली आती है भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण। इसका सर्वेक्षणकर्ता गृह मंत्रालय है तथा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया के तहत उन मातृभाषाओं का सर्वेक्षण किया जाता है जो 2 या अधिक जनगणना दशकों में निरंतर प्रचलित रही हैं। MTSI में ऐसी भाषाओं की भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है। वर्ष 2011 की भाषाई जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार भारत में मातृभाषा के रूप में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली मातृभाषा है और देश की 43.6% आबादी हिंदी को अपनी मातृभाषा मानती है। दूसरा आता है एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम। ये गाइडलाइन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या UGC द्वारा जारी की जाती है। UGC ने छात्रों को भौतिक मोड में एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। छात्र अपने लिए या तो एक डिप्लोमा कार्यक्रम या एक स्नातक डिग्री, अन्यथा 2 मास्टर कार्यक्रम या इस 2 स्नातक कार्यक्रमों का संयोजन चुन सकते हैं।
इन दिशा निर्देशों को अपनाना विश्वविद्यालयों के लिए वैकल्पिक है तथा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के अनुरूप है। अब आता है यूजीसी ई समाधान पोर्टल। यूजीसी शीघ्र ही यूजीसी ई समाधान पोर्टल लॉन्च करेगा। यह पोर्टल वर्तमान में मौजूद विभिन्न पोर्टलों हेल्पलाइन का विलय करके शिकायत दर्ज करने के लिए एकल माध्यम के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य शिकायतों का त्वरित समाधान करना है तथा यह पोर्टल 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। कार्यात्मक रूप में साक्षर जिला। मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से तब साक्षर कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने तथा गिनने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। यह किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को भी संदर्भित करता है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तुत किया गया है। परख एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। इसे शिक्षा मंत्रालय ने आरंभ किया है। इसे सभी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थानों के लिए गठित किया गया है। परख सर्वेक्षण कॉलेजों को सीखने की प्रक्रिया में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद करता है ताकि छात्रों के लिए उद्योग के लिए तैयार किया जा सके। यह छात्रों को सीखने के परिणामों को स्व-मूल्यांकन और छात्रों द्वारा प्राप्त 21वीं सदी के जीवन कौशल के लिए एक मंच सुविधा प्रदान करता है तथा यह छात्रों के लिए उच्च स्तरीय वैचारिक कौशल को सुधार करने में मदद करता है। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। यह विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग किया गया था। इस सूचना ने यूनेस्को की मान्यता या यूनेस्को का राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार प्राप्त किया है तथा पीएम ई विद्या पहल डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित प्रयासों को एकीकृत करती है जिसका उपयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने और सीखने के नुकसान को कम करने के लिए एक मल्टी मॉडल एक्सेस को सक्षम किया जाएगा। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। अब आता है क्वेरी करेंसी असाइनमेंट्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रकाशन वार्षिक रूप से किया जाता है। इसमें वैश्विक रूप से समग्र या विषयगत रैंकिंग शामिल होती है तथा इसका मापन अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शिक्षण छात्र अनुपात, प्रति शिक्षण साइटेशन और अंतर्राष्ट्रीय छात्र या शिक्षक अनुपात के आधार पर किया जाता है तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का यह सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान के रूप में उभरा है। विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग। यूजीसी ने भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मध्य परस्पर सहयोग को मंजूरी दी है। इसके तहत अब 3 प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है ट्विनिंग कार्यक्रम, दूसरा आता है संयुक्त कार्यक्रम और तीसरा आता है दोहरा कार्यक्रम। यह मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद में 3.0 बनकर न्यूनतम स्कोर राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 100 स्थानों में शामिल किया गया है। शामिल संस्थान टाइम हायर एजुकेशन या क्यूएस वैश्विक रैंकिंग के 1000 संस्थानों में शामिल भारतीय संस्थान पात्र होंगे। टाइम हायर एजुकेशन या क्यूएस विश्व रैंकिंग में 1000 संस्थानों में शामिल विदेशी संस्थान के पात्र होंगे। इस तरह के सहयोग को सुगम बनाने हेतु विनियामक संस्था की पर्यवेक्षक की भूमिका पर अंकुश लगाता है तथा दोहरी और संयुक्त दोनों डिग्री कार्यक्रमों के लिए सहयोगी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट अन्य अतिव्यापी कोर्स कंटेंट या पाठ्यक्रम से तो नहीं है। डॉक्टरेट की डिग्री या पीएचडी कार्यक्रम के मामले में छात्रों का प्रत्येक संस्थान में पर्यवेक्षण किया जाएगा और उनमें से प्रत्येक कम से कम 1 सेमेस्टर पूर्ण करना होगा तथा सहयोगी संस्थान उन छात्रों के लिए इन प्रोग्राम से बाहर निकलने का प्रावधान करते हैं जो तीनों कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।